गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, आपसे पहले तो हमारी क्लासेज हुई थी और जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किए गए हैं उनमें हमने आपको अलग अलग बिंदुओं के बारे में जानकारी प्रदान की है। हम चर्चा मानव भूगोल की कर रहे थे और मानव भूगोल के अंदर हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो चल रहा था विश्व की जनजातियों के। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा था विश्व की जनजातियों। तो बच्चों देखो, लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें हमने विश्व की जनजातियों में से एक जनजाति की चर्चा की। हम एस्किमो जनजाति के बारे में आपको बता रहे थे और उसमें हमने एस्किमो जनजाति के लिए जो हमारा एस्किमो जनजाति से संबंधित हमारा जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपको एस्किमो का अर्थ क्या होता है, एस्किमो कहाँ निवास करते हैं, एस्किमो की शारीरिक दशाएं कैसी होती है, शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं, एस्किमो को किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है, और साथ साथ में हमने एस्किमो की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनकी चर्चा की। आर्थिक क्रियाओं के अंदर हम उनके आखेट और शिकार की चर्चा कर रहे थे और आखेट और शिकार को दो भागों में बांटा गया था, एक तो शीतकालीन आखेट के रूप में और एक ग्रीष्म काल से पहले किए जाने वाले बसंतकालीन आखेट के रूप में। तो शीतकालीन आखेट तक का जो वीडियो था वो हम रिलीज कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा मुख्यतः बसंतकालीन आखेट से संबंधित रहेगा और बसंतकालीन आखेट के साथ में हम फिर उनके जो एस्किमो लोग हैं उनके भोजन के बारे में चर्चा करेंगे, खान पान कैसा है, और खान पान के साथ में हम उनके वस्त्र आभूषण और पहनावे की चर्चा करने वाले हैं। फिर उनके जो मकान या जो घर होते हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं, उनके जो यंत्र और उपकरण होते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, और साथ साथ में बच्चों हम उनकी वर्तमान जो स्वरूप है कैसे बदलता जा रहा है, किस प्रकार वर्तमान की स्थिति बदलती जा रही है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सारे जो बिंदु मैंने आपको बताए इनका हम आज की वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं और आपको उनके बारे में आज जानकारी मिलने वाली है। तो बच्चों, सबसे पहले चलते हैं हम बसंतकालीन जो आखेट था, इनकी जो आर्थिक क्रिया है उस आर्थिक क्रिया के अंदर पहला जो पार्टीशन था वो तो कौन सा हो गया था, शीतकालीन आखेट के रूप में, और दूसरा जो भाग है कौन सा है, बसंतकालीन आखेट। तो बच्चों देखिए, बसंतकालीन आखेट का मतलब होता है कि शीतकाल तो लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया और ग्रीष्मकाल के आने की तैयारी जारी है, ग्रीष्मकाल आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे शीतकाल खत्म होता है बर्फ के नीचे जो मछलियां पाई जाती हैं बसंत काल आने के दौरान क्या होती है, धूप प्राप्त करने के लिए, धूप सेकने के लिए। भाई पूरे शीतकाल के दौरान कहाँ रही थी, बर्फ के नीचे रही थी, और जैसे थोड़ा तापमान बढ़ने लगा, बसंत काल आने लगा तो बर्फ धीरे धीरे क्या हो जाती है, पिघलने लग जाती है। तो मछलियां जो बर्फ के नीचे थी वो कहाँ जाती है, ऊपर आ जाती है। अब बर्फ जो है पिघलकर पानी के रूप में क्या होने लग जाती है, बहने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में मछलियां भी क्या करती है, जहां से थोड़ा बहुत पानी बह रहा है या हिमानी बह रहे उसके किनारे पे आके एकत्रित होने लग जाती है और किनारों पे आकर धूप सेकने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये एस्किमो लोग क्या करते हैं, जो मछली का शिकार करते हैं उस मछली के शिकार करने की प्रक्रिया को उतोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उतोप कहा जाता है। बसंत काल में जो शिकार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उतोप कहते हैं। हमने कल आपको शीतकाल में बताया था, शीतकाल में जो शिकार किया जा रहा था उसको क्या कह रहे थे, विधियां दो थी, एक तो माउपोक विधि के नाम से था और इतुपोक विधि के नाम। यहाँ पे क्या कहेंगे, उतोप कहेंगे। क्या कहेंगे, उतोप कहेंगे। तो बसंत काल के दौरान जो मछलियां धूप सेकने के लिए किनारों पर आ जाती हैं तो ये क्या करते हैं, नाव का प्रयोग करते हैं, छोटी नाव का प्रयोग करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए और रखने के लिए। इनके द्वारा इस नाव का प्रयोग किया जाता है, उस नाव को क्या कहा जाता है, कयाक कहा जाता है।
तो बच्चों देखो शिकार की जो विधि है वो तो क्या कहलाती है, उतोप। ये क्या है, शिकार की विधि। बसंतकालीन शिकार की जो विधि है वो तो क्या कहलाती है, उतोप कहलाती है। उतोप, ध्यान देना, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, 1 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ से बन सकता है कि बसंत काल के दौरान एस्किमो द्वारा किए जाने वाले शिकार को क्या कहते हैं, ये शिकार की विधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उतोप कहते हैं। और इस काल के दौरान इस नाव का प्रयोग किया जाता है, उस नाव को क्या कहते हैं, कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं, कयाक। तो एक प्रश्न और अच्छा बनता है यहाँ से, एस्किमो लोगों के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली छोटी नाव को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कयाक के नाम से जाना जाता है। तो बसंत काल के दौरान जब मछलियां धूप सेकने के लिए किनारों पर आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते हैं, कुत्तों की सहायता से शिकार करते हैं। कुत्ते जाकर मछलियों को पकड़ लेते हैं, घायल कर देते हैं, और घायल करने के बाद फिर ऐसे लोग खुद जाकर उनको पकड़ लेते हैं। तो मेन रूप से कुत्तों का प्रयोग करते हैं, कुत्तों की सहायता ली जाती है, और कुछ मछलियों का शिकार। उसके साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं, जब पानी बहता रहता है, मछलियां उसमें रहती हैं या मिलती हैं, लेकिन किनारों पर धूप सेक रही होती है, तो छोटे भाले के द्वारा, हमने कल भी चर्चा की थी कि इनका जो हड्डीनुमा भाला होता है, हड्डियों से बना हुआ जो भाला, तो क्या कहते हैं, हार्पून कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्पून। तो उस भाले के द्वारा इस में शिकार कर लेते हैं। तो या तो कुत्ते की सहायता ली जाएगी शिकार करने के लिए, या फिर ये लोग क्या करें, खुद जाकर भाले की सहायता से क्या कर लेते हैं, मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया थी, ये कौन सी प्रक्रिया, बसंतकालीन प्रक्रिया, बसंत काल के दौरान किए जाने वाला शिकार। एस्किमो जनजाति जो है शीतकाल के दौरान भूखे मरने की नौबत में आ जाती है, क्योंकि बर्फ के नीचे मछलियां होती हैं, बड़ी मुश्किल से उनको भोजन प्राप्त हो पाता है। लेकिन बसंत काल में प्रचुर मात्रा में मछलियां मिलती है, खाने के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री मिलती है। तो बसंत काल में खाते हैं ही, भाई खाते तो हैं ही, साथ साथ में आगे आने वाले समय के लिए स्टोर भी करते हैं, मछलियों का स्टोर भी कर लेते हैं, ताकि आगे जब विपरीत परिस्थिति आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, तो काम में लिया जा सके। बसंत काल के दौरान इकट्ठी की गई मछलियों का प्रयोग ये लोग शीतकाल में करते हैं, मछलियां सूख जाती है और सूखी मछलियों का ये लोग प्रयोग करते हैं। तो शिकार करने की प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी, उतोप के नाम से जानी जाएगी। और शिकार करने के साथ में जो नाव प्रयोग की जा रही है उसका क्या नाम है, कयाक के नाम से जानी जाएगी। अब इस बसंत काल के दौरान विशेष रूप से किसान शिकार करते हैं सील मछली का शिकार। मैंने पहले भी आपसे कहा था, सील मछली का एस्किमो के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, खाने के लिए, चर्बी के लिए, वस्त्रों के लिए, आधारभूत ढांचे का निर्माण करने में शील का प्रयोग किया जाता है। तो शील का एस्किमो के जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सील के साथ साथ में बच्चों ये देखो कैरिबो का शिकार भी करते हैं, इसको 12 शिकार भी कह सकते हैं। कैरिबो का भी लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और कैरिबो के साथ साथ में जो भालू है, लोमड़ी है, खरगोश है, इनका भी इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया थी बच्चों, ये कौन सी प्रक्रिया थी, बसंत काल की प्रक्रिया। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि जो एस्किमो लोग हैं उनका भोजन क्या है, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, ठीक है ना, भोजन, खान पान क्या है। तो बच्चों देखो, हमने पहला वीडियो में चर्चा की थी कि ये आदिम लोग, पिछड़े हुए लोग हैं, पर्यावरण के सानिध्य में रहने वाले लोग हैं। तो अत्यधिक पिछड़ा हुआ होने के कारण यहाँ की कृषि नहीं होती, व्यापार वाणिज्य का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो इनका जो खान पान है वो पूरी तरह से आखेट और शिकार पर टिका हुआ, यानी इन लोगों के द्वारा जो शिकार किया जाता है उसी से इनके भोजन की आपूर्ति होती है। तो सील मछली का शिकार करके, कैरिबो का शिकार करके, या फिर इसके अलावा जो छोटे मोटे जीव जंतु मिलते हैं, भालू है, रेंडियर है, या फिर हम ऐसा कहें कि खरगोश है, इनका ये लोग शिकार करते हैं। और इनका ये लोग शिकार करने के बाद जब अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एस्किमो जनजाति के लोग मांसाहारी होते हैं, मांस का भक्षण करने वाले ही होते हैं। तो ये इनकी क्या है, खान पान की प्रक्रिया है। अब जो आगे जो पॉइंट चलता है उसके ऊपर चलते हैं पहनावा, कि क्या पहनते हैं, वस्त्र जो है वो क्या पहनते हैं। देखो, जो बिल्कुल हम ऐसा कहें कि जो बिल्कुल आदिम अवस्था में रहने वाले जो एस्किमो लोग हैं, वो वहाँ पर न तो खेती होती है, न वहाँ किसी प्रकार का कपड़ा होता है, तो
खेती कपड़ा वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि ये खाल से बने वस्त्र पहनते। खाल, कैरिगो से प्राप्त की हुई खाल और सील मछली से जो प्राप्त होने वाली खाल है, उसी का ये लोग अपने वस्त्र बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और इन लोगों के द्वारा, स्त्री और पुरुषों के द्वारा समान वस्त्र पहने जाते हैं। और जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं, स्त्री पुरुष दोनों हैं, वो एक जर्सी के समान कपड़ा पहनते हैं। ये जर्सी के समान पूरा बाहादार, पूरी बाहों का, जैसे हम जर्सी पहनते सर्दियों में, जर्सी नुमा वस्त्र बाहों तक का, ऐसे जो वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्र को यदि हम ऐसा मान के चलें तो इनके द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं, उन वस्त्रों को मुख्य रूप से ये माने कि समूह से बनाए जाते हैं, फरों से बनाए जाते हैं। और समूह और फरों से बने हुए ऐसे वस्त्रों को तिमियात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिमियात। अब समूह क्या होते हैं और फल क्या होते हैं? समूह और फल, फल का मतलब पक्षियों के पंख, यानी यहाँ पे जो पक्षी रहते हैं उनके पंख का सब किससे है? फल से। और समूह का मतलब है जैसे कैरिगो पाए जाते हैं या जो ध्रुवी भालू पाया जाता है, उसके जो बाल होते हैं उनको किसके रूप में जाना जाता है? समूह के रूप में जाना जाता है। तो समूह और फलों से बने हुए वस्त्रों का ये लोग प्रयोग करते हैं। और जो जर्सी नुमा वस्त्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तिमियात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिमियात। और तिमियात के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसको अनोहाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनोहाक। तिमियात के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? अनोहाक कहा जाता है। अनोहाक क्या कहा जाता है? अनोहाक कहा जाता है। इनके द्वारा चमड़े के बने हुए जो जूते पहने जाते हैं, क्या पहने जाते हैं? जूते पहने जाते हैं, उनको कार्मिक कहते हैं। कार्मिक या मुक्लुक्स कहते हैं। कार्मिक या मुक्लुक्स कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो जूते पहने जाते हैं चमड़े से बने हुए, उनको क्या कहते हैं? कार्मिक या मुक्लुक्स के नाम से जाते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है? इनका पहनावा, क्या पहनते हैं। अब पहनावे के बाद की यदि हम चर्चा करें तो कहाँ रहने का पता तो हो गया कि कौन कौन से क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन घर कैसे होते हैं, मकान कैसे बनाते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रदेश, चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी हुई होती है। वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, न हमारी तरह सीमेंट, कंक्रीट, बजरी, सरिया वगैरह ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और न पेड़ पौधे। तो क्या होगा जब न सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, बजरी वगैरह कुछ नहीं है और न ही पेड़ पौधे हैं, तो फिर मकान किससे बनेगा? तो सीधी सी बात है, तापमान जिंदगी से नीचे रहता है अधिकांश समय, और वहां पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई होती है। इसी कारण एस्किमो जनजाति के लोग अपने मकान बनाने के लिए बर्फ का ही प्रयोग करते हैं, बर्फ से ही अपना मकान बनाते हैं। और इनका जो मकान होता है बच्चों, वो इग्लू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम। देखिए फिर एक प्रश्न आ गया, अच्छा एस्किमो के मकान को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। किससे बनता है? बर्फ से बनता है। ये लगभग आप ऐसा मान के चले, मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ कि लगभग कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे गुंबदाकार रूप में होता है इनका जो मकान होता है, ऐसे गुंबदाकार रूप में होता है, और इसमें एक छोटा दरवाजा होता है, छोटा दरवाजा होता है। और ये बर्फ के ऊपर अलग अलग टुकड़े, एक मतलब बर्फ के टुकड़ों के ऊपर टुकड़े रख के अपना मकान बना। जैसे हमने ये कहा कि लगभग ये टुकड़े रख दिए और इनसे इनका एक मकान बन गया। तो लगभग आप देखेंगे ऐसी आकृति में इन लोगों के द्वारा अपना मकान बनाया जाता है। तो बर्फ से बने हुए ऐसे गुंबदाकार मकान को इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। अब ये जो इग्लू होता है वो लगभग 5 से 6 फीट तक तो कहाँ होता है? धरातल के नीचे, भूमि के नीचे, भूमिगत होता है। और 1-2 फीट कहाँ रहता है? धरातल के ऊपर रहता है। और इसके आगे ये जो आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो दरवाजा देख रहे हैं, ये भी स्रोत के समान होता है। इसमें पेट के बल लेट कर ये क्या करते हैं? अंदर प्रवेश करते हैं, ताकि ठंडी हवाओं से बचा जा सके। दरवाजा छोटा रखने का मेन उद्देश्य यही होता है कि ठंडी हवाएं आराम से प्रवेश नहीं कर पाए। और भूमिगत लंबा दरवाजा जो है, यहाँ से हम देखें थोड़ा आगे तक होता है, वो इसीलिए होता है ताकि ठंडी हवाओं से बचा जा सके। पेट के बल के अंदर प्रवेश करते हैं। अब ये बर्फ से बना हुआ है और तापमान भी ज्यादातर 0 डिग्री से कम है, तो बर्फ के ऊपर बर्फ
गिरती जाती है, और जैसे ही बर्फ के ऊपर बर्फ गिरती है इसको मजबूत संरचना मिल जाती है और भी मजबूत हो जाती है। अब इस इग्लू के आंतरिक भाग में क्या करते हैं, सील मछली की खाल लगाते हैं, और सील मछली की खाल चारों तरफ, जैसे माने कि हमारे जैसे दीवार से आगे सील मछली का पर्दा लगा दिया 1-2 फीट आगे छोड़कर, ऐसे ही चारों मकान के अंदर के भाग में 1-2 फीट छोड़कर सील मछली की खाल लटका देते हैं। क्यों लटका देते हैं, ताकि जब जैसे मान के खाना बनाएंगे या फिर हम ऐसा कहें कि चर्बी जला रहे हैं ठंड को भगाने के लिए, तो जो उष्णता है वो दीवार पे नहीं जाती और बाहर की जो सर्दी है वो अंदर नहीं आती, तो गर्मी और ठंड को बचाने के लिए सील मछली की खाल इनके द्वारा लटकाई जाती है। तो बच्चों देखो ये इनका आवाज जो है वो मुख्य रूप से किसके रूप से जाना गया, इग्लू के रूप में जाना गया, और इसके अलावा बर्फ के अलावा हड्डियों के ढांचों के रूप में, या फिर हम ऐसा कहें जीव जंतुओं की हड्डी और खालों के द्वारा इनके द्वारा जो मकान बनाया जाता है उसको कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। एक तो क्या हो गया, बर्फ से बनने वाला जो घर है वो तो क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है, और जीवों की हड्डियों से और खालों से बनने वाला जो मकान होता है वो क्या कहलाता है, कर्मक कहलाता है। जो इग्लू होता है विशेष रूप से किस दौरान होता है, शीतकाल के दौरान बनाया जाता है, और जो कर्मक होता है वो विशेष रूप से आप ये मान लो कि बसंत काल या ग्रीष्म काल के दौरान जो मकान मिलता है वो कौन सा मिलता है, कर्मक के रूप में मिलता है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, के औजार कौन कौन से होते हैं, यंत्र और उपकरण। तो हमने पहले ही चर्चा की थी बच्चों, देखो कि ये जीवों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का ही यंत्र और औजारों के रूप में प्रयोग करते हैं। जो छोटी नाव होती है उसको क्या कहा जाता है, कयाक कहा जाता है, लगभग 5 मीटर की समथिंग लंबी मान लो, 1-1.5 मीटर की समथिंग चौड़ी मान लो। बड़ी जो नाव होती है उसको उमियाक कहा जाता है। भाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, खारपुर कहते हैं। और इनके द्वारा आवागमन के लिए इस गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होती है, हड्डियों के ढांचे से बनी हुई होती है, और आगे कुत्ते होते हैं। अब कुत्तों को इनकी भाषा में क्या कहते हैं, रेंडियर कहते हैं। तो रेंडियर क्या होता है, उस गाड़ी को खींचते हैं। तो बर्फ के ऊपर जो गाड़ी चलती है जिसको रेंडियरों के द्वारा खींचा जाता है उसको स्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेज। ये बिना पहियों की गाड़ी होती है जो बर्फ के ऊपर चलती है, पहिए नहीं होते इसके अंदर। तो इनके द्वारा इस परिवहन के साधन के रूप में इस गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसको रेंडियरों के द्वारा खींचा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, स्लेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लेज। तो ये कुछ ऐसे यंत्र और उपकरण है जो विशेष रूप से इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। अब वर्तमान में इनकी स्थिति कैसी, इनका समाज कैसे है, इनकी संस्कृति कैसी है। देखो, आदिम सभ्यता में रहते हैं, और आदिम सभ्यता में रहने का पर्यावरण की छाप स्पष्ट रूप से पर्यावरण के अधीन रहते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। परिवार का जो मुखिया होता है, घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है, पिता, और उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार इनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। आदिम ढंग से रहते हुए पितृसत्तात्मक परिवार होते, उनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। एक ही व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां हो सकती हैं। तो बहुपत्नी जो प्रथा वो भी इन दो लोगों में हमें विशेष रूप से देखने को मिलने वाली है। तो बच्चों ये हम चर्चा कर रहे थे कि इनमें किस प्रकार की पारिवारिक प्रणाली पाई जाती है, कैसी समाज है। साथ साथ में लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो एल्यूट भाषा है। कौन सी भाषा है, एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। एल्यूट भाषा इनके द्वारा विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। कौन से लोगों के द्वारा, एस्किमो लोगों के द्वारा एल्यूट भाषा का प्रयोग अपने जीवन यापन में बोलचाल के दौरान किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी कमी और है, शीतकाल में जब जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है, खाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिल पाती, तो जवान लोगों के सामने ही खान पान की समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनको परेशान होकर आत्महत्या करनी पड़ती है। यानी जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो शिकार करने में सक्षम नहीं है, वो क्या कर लेते हैं, ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसी कठोर परिस्थिति में क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ताकि जो जवान है उनको खाने पीने के लिए कुछ सामग्री बच सके। अब बच्चों आज की इनकी कंडीशन देखते हैं, वातावरण के साथ में इनकी कैसी स्थिति। हमने पहले भी चर्चा की थी, एस्किमो जनजाति विश्व की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सबसे ज्यादा सिद्धस्त है। पर्यावरण के साथ सबसे अधिक समायोजन करने में जो सफल जनजाति रही है वो कौन सी रही है, एस्किमो। ये सबसे कठोर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने वाली जनजाति है। यदि हमारे जैसा कोई व्यक्ति टुंड्रा प्रदेश में जाकर रहने लग जाए तो निश्चित सी बात है 2-4-5 दिन के बाद में उसका दिमागी संतुलन
खराब हो जाए, इतना कठोर पर्यावरण है। और यदि ज्यादा समय तक रह लें तो निश्चित सी बात है हमारा जिंदा बचना संभव नहीं है। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग अपने आप को पर्यावरण के साथ में समायोजित किए हुए, संतुलित किए हुए। अब चर्चा करते हैं कि वर्तमान स्थिति कैसी, आधुनिक जो समाज है वो कैसा है। देखो बच्चों, समय के साथ साथ में जैसे हमारा दौर बदला, हमारा समय बदला, हमारा समाज बदला है, वैसे ही एस्किमो जनजाति के लोगों के ऊपर भी बाहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। बाहर से जाने वाले लोगों का इनके साथ में संपर्क बढ़ा है और बाहरी संपर्क बढ़ने के कारण इनका समाज और संस्कृति दोनों धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बदलते जा रहे हैं। जो पहले ये भाले का प्रयोग करते थे, स्लेज का प्रयोग करते थे, उसके स्थान पर अब नवीन तकनीक के साधनों का प्रयोग किया जाने लगा है। हम ऐसा कहें कि बैटरी से चलने वाली स्कूटरों का प्रयोग किया जाने लगा, बाहर के लोगों के संपर्क में आ गया, तकनीक का थोड़ा प्रभाव है, तो बैटरी से चलने वाले साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। जो भाला था, धनुष बाण जो थे, उनके स्थान पर बंदूक और राइफल का प्रयोग किया जाने लगा, जो बाहरी संपर्क में आ चुके हैं। तो शिकार करने का प्रक्रिया भी बदल रही है, तरीका भी बदल रहा है और परिवहन के साधन भी धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। और बाहरी लोगों के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे ये अपना उनका मुख्य जो आर्थिक क्रियाकलाप है, आखिर और शिकार, उसको छोड़कर दूसरे कार्यों की ओर भी धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ने लगा है। जिन क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं उन क्षेत्रों की सरकारों के द्वारा इनको जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उस प्रोत्साहन की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे इनके समाज में परिवर्तन आ रहा है। आदिम दशाएं धीरे धीरे छूटती जा रही है और सरकार के द्वारा जितने भी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं उन प्रोत्साहन के कारण इनकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति के लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि खाने पीने के लिए सामग्री सरकारों के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये बच्चों हमारा एस्किमो जनजाति संबंधित वीडियो था और इस वीडियो में हमने पूरी एस्किमो जनजाति के बारे में डिटेल से चर्चा की। आप इन सभी चीजों को ध्यान रखना है और एक अंततः हम ऐसा कह सकते हैं कि एस्किमो जनजाति वर्तमान में वैश्विक दृष्टिकोण से पर्यावरण के साथ में समायोजन करने वाली एक ऐसी सिद्धस्त जनजाति है जो प्राकृतिक प्रतिकूलताओं के बीच में अपने जीवन से संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए और अपने अस्तित्व को बनाने के कारण इसके द्वारा टुंड्रा प्रदेश के अंदर एक नवीन सांस्कृतिक स्वरूप का निर्माण किया। हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में इनके जीवन में और समाज में और संस्कृति में परिवर्तन होंगे और इनका जो सामाजिक परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य है, जो पिछड़े हुए स्वरूप को दर्शाता है, वो आने वाले समय में निश्चित रूप से क्या होगा, बदलेगा और इनका जीवन यापन और आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य बदल सकेगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। तो आज की हमारे वीडियो यही समाप्त होता है बच्चों।